हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी गति के बारे में। उसमें हमने चाल, दूरी, विस्थापन को डिस्कस किया था कि जो चाल है वो दूरी बटे समय होती है। मतलब कितने समय में हमने कोई भी दूरी तय की है तो वो चाल को दर्शाता है। अब दूरी और विस्थापन में अंतर हम कर चुके हैं कि जो दूरी होती है वो सिर्फ मापन होता है, उसमें हम किसी दिशा की बात नहीं करते, सिर्फ वैल्यू हम वहाँ बताते हैं। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन के अंदर हम दिशा की भी बात करते हैं। अब अगर हम दूरी बटे समय करते हैं तो वो हमारा चाल के इक्वल होता है। अब दूरी की जगह अगर हम विस्थापन की बात करें, जहाँ हम दिशा की बात करते हैं, तो वो हमारा वेग के इक्वल होता है। वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। मतलब दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि होती है जिसमें हम सिर्फ मापन की बात करते हैं, दिशा नहीं होती। वेग एक सदिश राशि है, इसका जो परिमाप होता है उसका मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना अगर हम करते हैं तो वहाँ औसत चाल निकाली जाती है। सेम ऐसे ही औसत वेग अगर आप निकालते हैं तो वो कुल विस्थापन बटे कुल समय के बराबर होता है। सेकंड फॉर्मूला हमारा हो सकता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो v औसत होता है, औसत वेग होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड। जैसे विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है, सेम क्योंकि वेग भी विस्थापन से ही रिलेटेड है तो वेग हमारा प्लस, माइनस या शून्य हो सकता है। अब अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में तय करती है। मतलब आप यहाँ देखेंगे पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे में 40, फिर 30 किलोमीटर। मतलब जो दूरी है वो कभी कम तय कर रहा है, कभी ज़्यादा में जो उसकी स्पीड है वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो औसत चाल हमारी यहाँ से आएगी कुल दूरी, जितनी टोटल दूरी तय की गई है 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम लगा है 3 घंटे लगे हैं तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से जो चाल आएगी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। त्वरण क्या होता है? जब हम असमान गति की बात करते हैं, मतलब जो गति है वो या तो कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, तो उस स्थिति में हमारा त्वरण होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मतलब जो वेग में परिवर्तन आता है, जो हमारी चाल है u और v, प्रारंभिक वेग कुछ है, अंतिम वेग कुछ है, तो वहाँ से जो उनका परिवर्तन है डिवाइडेड बाय समय, वो होता है हमारा त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आएगा। त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। v अंतिम वेग, जब लास्ट में व्हीकल हमारा चलता है किस स्पीड से चल रहा है, u प्रारंभिक वेग होता है और t समय। अगर v अंतिम वेग ज़्यादा है प्रारंभिक वेग से तो v माइनस यू जब हम करेंगे तो a हमारा प्लस आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगी, मतलब जो स्पीड है हमारी बढ़ रही है। और अगर स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होने का मतलब जो अंतिम वेग है वो कम हो गया और स्टार्टिंग वेग u प्रारंभिक वेग है वो ज़्यादा है, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी v माइनस यू वो क्या रहेगी? नेगेटिव। जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो 10 है और अंतिम वेग 5 है, तो 5 माइनस जब 10 करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, वो 1 आवर में हुआ है या 2 आवर में हुआ है, वो टाइम हम यहाँ लिखेंगे। तो 5 माइनस 10, 5 प्लस है और 10 माइनस है, तो वैल्यू आएगी यहाँ से -5 डिवाइडेड बाय 2। तो नेगेटिव वैल्यू अगर आई है इसका मतलब वहाँ मंदन हुआ है, जो स्पीड है वो कम हुई है। अब त्वरण का जो यूनिट है, इकाई है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेग की इकाई मीटर पर सेकंड है और फिर हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ सेकंड एक बार और आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा त्वरण। ये न्यूमेरिकल है। कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो प्रारंभिक वेग है 40 है, अंतिम वेग हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में बढ़ा देता है। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पर जो समय है वो सेकंड के अंदर है, तो हमारी जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं वो सेम इकाई होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को या तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या सेकंड वाले को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो सॉल्यूशन कर रखा है वहाँ क्या किया, v अंतिम जो वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट किया, गुना 1000 बटे 3600,
और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट किया तो वहाँ से 11.11 आया। तो आंसर हम निकालेंगे A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राफ हम यहाँ से देख सकते हैं, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति मतलब जो डिफरेंस आया है s बाई टी, दूरी बटे समय। तो दूरी और समय का ग्राफ हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। दूरी और समय का ग्राफ हम कर चुके हैं। वो एक, अगर हमारा समान चाल आई हुई है, एक जैसी वेग है, तो एक सीधी सीधी लाइन हमें यहाँ से मिलेगी। अब क्योंकि हमने गति निकालनी है, दूरी बटे समय निकालना है, तो कोई भी दो वैल्यू हम इस ग्राफ पे कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ S1 एंड S2 और T1 एंड T2। तो यहाँ से जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वे। ये असमान गति के लिए है, जहाँ हमारा वक्र निकलता है, मतलब कर्व हमें मिलती है, या तो लगातार बढ़ रही है स्पीड या लगातार घट रही है स्पीड। थर्ड ग्राफ है हमारा विश्राम अवस्था में, मतलब हम एक ही जगह पर रुके हुए हैं। तो दूरी हम देखेंगे यहाँ से S1 S2, ये ऐसे सीधी सीधी लाइन है, मतलब जो दूरी है जहाँ भी हम रुके हुए हैं वहीं पर हमारे ऑब्जेक्ट है, हम बैठे हुए हैं। समय में बदलाव आता जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। S1 S2 S3 कितनी भी यूनिट्स हम यहाँ से लें दूरी के लिए, वो सब शून्य आएगा। शून्य बटे T2 माइनस T1 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा शून्य। अब वेग समय का ग्राफ अगर हम लेते हैं, वेग और समय, मतलब वेग और समय को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आएगा त्वरण। तो यहाँ वेग और समय समान गति की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारी गति है, वेग है, वो समान है। समान का मतलब सीधी सीधी लाइन, जैसे अभी दूरी वाला हमने किया था, मतलब V1 V2 हमारा 0 रहेगा। टाइम के साथ बदलाव आता जा रहा है, तो A इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T2 माइनस T1। तो यहाँ से क्योंकि V1 V2 सब बराबर हैं, तो V2 माइनस V1 करेंगे, 0 वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई T। तो आंसर क्या रहेगा, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड कर किसी भी वैल्यू से अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0। अब हमारे पास जो गति के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें 3 समीकरण होती है, उनका हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे कैसे वो समीकरण निकली हैं, सिर्फ हमें वो वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे एक वैल्यू है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक होती है v इक्वल टू यू प्लस at, एंड थर्ड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो जो t है वो टाइम के लिए है, a त्वरण, u आरंभिक वेग और v है हमारा अंतिम वेग, s है दूरी। तो ये 4 वेरिएबल्स होते हैं इन 3 समीकरण के अंदर। इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल दे रखे होंगे, हमें फोर्थ की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे आप इस न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, एक मोटर कार विश्राम अवस्था से चली है, मतलब u क्या है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की दर से। तो ये वैल्यू दे रखी है a की। 4 मिनट तक चलता है, मतलब टाइम दिया है इन्होंने 4 मिनट का। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन हमने निकालना है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, 3 वैल्यू दे रखी हैं u a t। तो आपको ये देखना है कि किस समीकरण के अंदर हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, फोर्स निकालना है। तो उसके लिए हमारी जो समीकरण रहेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो इकाइयाँ हैं वो समान होनी चाहिए। जैसे u और a है मीटर और सेकंड के अंदर दी हुई है, और जो टाइम दिया है इन्होंने 4 मिनट है, तो 4 मिनट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, तो 4 मिनट के अंदर 240 सेकंड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये लास्ट हमारा एक टॉपिक बच गया है, एक समान वृत्तीय गति। कि अगर हम जैसे वृत्त के अंदर एक समान गति से चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण कर रही है, मतलब हमारी गति समान है, ना हम धीरे चल रहे हैं ना स्पीड से चल रहे हैं, एक समान गति से चलते जा रहे हैं, तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान जो वृत्तीय गति है, चाल में इसमें कोई बदलाव नहीं होता, परंतु वेग में लगातार बदलाव आता रहता है। क्योंकि जो चाल है वो चाल क्या होती है, हमारी दूरी बटे समय। तो चाल के अंदर तो हम उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं समय के अंदर, लेकिन वेग में क्या होता है, दूरी बटे समय के साथ साथ वहाँ पर हमारी होती है दिशा। तो अब सर्कल में, वृत्त के अंदर जब हम गति करते हैं, तो वृत्त में हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ से चलें, इधर से चल रहे हैं, ये हमारी दिशा बदल गई, फिर यहाँ आगे चलें, फिर यहाँ दिशा बदल रही है, फिर आगे चलें, फिर दिशा बदल रही है। तो जैसे जैसे हम वृत्तीय पथ पर चल रहे हैं, हमारी दिशा लगातार बदलाव आता जा रहा है। तो दिशा के बदलाव के साथ साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, वेग में बदलाव आ रहा है, लेकिन चाल में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर जब ये बदलाव आ रहा है, वेग की दिशा में परिवर्तन आता है, तो उसकी वजह से एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है।
त्वरण हमारा वहाँ पर होता है जहाँ वेग की दिशा में परिवर्तन आता रहता है। तो वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है। स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर ये वृत्त है, इसको स्पर्श करते हुए जो रेखा जा रही है वही क्या है, उसकी दिशा है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी देयर। थैंक यू। बाय बाय।